हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी अब है पार्ट 6। इसमें है पहला टॉपिक अर्थ एवं संख्या निदेशालय मतलब स्टैटिस्टिकल जो विभाग है उनके द्वारा वर्ष 2021-22 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम के आंकड़े जारी किए गए हैं स्टेट में जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज। अर्थ एवं सांख्य निदेशालय ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी किए हैं। इससे पूर्व गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकार ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की थी। पिछले 22 वर्षों में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ चुकी है। मतलब सीधी सी बात यह है कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय जो हमारे देश का औसत है उससे ज़्यादा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि समृद्धि के मामले में राज्य का पर्वतीय क्षेत्र मैदान से पिछड़ा है। औद्योगिक नगरी बन चुके हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून जिले प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे हैं। सीधी सी बात यह है कि औद्योगिक नगरी कौन है? 3 जिले हैं औद्योगिक नगरी। सबसे बड़ा है हरिद्वार, फिर ऊधम सिंह नगर, फिर देहरादून। और क्योंकि औद्योगिक नगरी है इसलिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। हरिद्वार राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बन गया है, तो गढ़वाल मंडल का रुद्रप्रयाग जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में बाकी सारे जिलों से सबसे कम है। देखो हम इस तरह से भी इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हमने पीछे पढ़ा था कि इसरो की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ था? रुद्रप्रयाग में। क्योंकि रुद्रप्रयाग की भूमि जो है बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन है, इसलिए वहाँ पर जो है उद्योग सेटल नहीं हो सकते, हैवी इंडस्ट्री टाइप, और इसलिए वहाँ जो है लोगों का जो है पलायन ज़्यादा रहता है उस जगह से, और वहाँ पे अर्थक्वेक के कारण कई बार जो है नुकसान भी होता होगा, और इसलिए वहाँ पे फिर पुनर्निर्माण में पैसा खर्च होता होगा, इसलिए उस जगह की प्रति व्यक्ति आय कम है कंपेयर टू बाकी स्टेट्स। और हरिद्वार की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो गंगा का मैदानी भाग है, उधर यूपी से लगा हुआ है अच्छे तरीके से, और इसके कारण जो है काफ़ी जो है समृद्ध होगा वो एरिया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? वो है हरिद्वार। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है? रुद्रप्रयाग की। और वहीं अगर हम जो है इसरो की भूकंप वाली रिपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा भूकंप है रुद्रप्रयाग में, और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे कम भूकंप है ऊधम सिंह नगर में, और सेकंड सबसे कम है हरिद्वार में। फिर इसके बाद रिपोर्ट में प्रचलित भाव दर मतलब करंट जो होता है उसमें 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपये वार्षिक होने का अनुमान लगाया है। वार्षिक तो अप्रोक्स पर मंथ कितनी होगी? 19,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय है 2022-23 के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,33,000 रुपये एक वर्ष की एज पर द करंट रेट। और वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2,05,840। लेकिन जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े तैयार नहीं हो पाए थे। प्रचलित भाव पर देश की प्रति व्यक्ति आय है 1,70,620। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक कौन है? सुशील कुमार ने बताया है आंकड़े तैयार कर रिपोर्ट को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट डाटा है कि सुशील कुमार जी कौन है? अर्थ एवं संख्या निदेशालय के निदेशक। अर्थ एवं संख्या निदेशालय के निदेशक कौन है? सुशील कुमार। अब है मैदानी जिलों में हरिद्वार टॉप में है। पिछले 1 दशक में पहाड़ की तुलना में मैदानी जिलों में समृद्धि का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हरिद्वार, फिर उसके बाद है देहरादून और फिर ऊधम सिंह नगर जिले की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में इसकी तस्दीक कर सकते हैं। हरिद्वार नंबर 1 पे है, सबसे अधिक है इसकी प्रति व्यक्ति आय 3,62,688 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है। दूसरे स्थान पे है ऊधम सिंह नगर दूसरे स्थान पे 2,69,070 प्रति व्यक्ति आय के साथ, और तीसरे स्थान पे है देहरादून जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2,35,000, और चौथे स्थान पे है नैनीताल जिसका है 1,90,000। पहाड़ में चमोली अव्वल में है, रुद्रप्रयाग पिछड़ा है। अगर हम सिर्फ पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ों में जो है चमोली का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है जो कि है 64,327, और रुद्रप्रयाग का सबसे कम है जो कि है 46,881। अब इसके बाद है कुमाऊं मंडल में बागेश्वर जिले की सबसे कम है। बागेश्वर जिले की कुमाऊं मंडल में सबसे कम है जो कि है 46,457। अब है सकल राज्य घरेलू दर 2021-22 में कितनी थी? ये थी 2,65,488।
और 22-23 में हो गई 3,02,000। विकास दर जो है 7.05 है और 2022 में बोला है 7.09 है। प्रति व्यक्ति आय जो है आपका 2,05,840 है और 2022 के लिए 2,33,000 है। सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन। पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है? टनकपुर में लगता है और इसे पुष्कर सिंह धामी ने जो है इसका शुभारंभ किया। यह मेला जो है 3 माह तक चलेगा। माँ पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जनपद में टनकपुर के पर्वतीय अंचल में अन्नपूर्णा चोटी, कौन सी चोटी? अन्नपूर्णा चोटी के शिखर पर लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है और ये 108 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है इस स्थान पर सती माता की नाभि गिरी थी। पूर्णागिरि को पूर्णगिरि के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शारदा नदी के पास स्थित है। अगला है 13,000 फुट की चंद्रशिला चोटी फतह कर नैनीताल की नंदा ने रचाया कीर्तिमान। सिर्फ 5 साल की उम्र में नंदा है नैनीताल की पर्वतारोहण की कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी साल अप्रैल में नंदा देवी ने 13,000 फीट की चंद्रशिला चोटी, ये तुंगनाथ का अगल बगल है, फतह की है। नैनीताल के मल्लीताल बाजार निवासी और इंडियन माउंटेनियर एसोसिएशन निम की सदस्य माँ टूसी का दावा है कि 5 वर्ष की उम्र में 5 पर्वतारोहण और 4 वर्ष की उम्र में 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची नंदा देश की पहली बाल पर्वतारोही है। अब तक IMF समेत गूगल में यह मुकाम किसी ने दर्ज नहीं किया है। टूसी ने बताया कि 2019 में 10,500 फुट की पर स्थित डोरीटल से पर्वतारोहण के दौरान नंदा देवी पहली बार उनके साथ थी, तब वह मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसके बाद 2021 में उनके साथ यमुनोत्री पहुंची। 2021 में ही उसने उनके साथ 12,500 फीट पर स्थित केदारकांठ ट्रैक किया। 2022 में नंदा देवी ने उनके साथ 12,500 फीट के त्रिउंड और इंद्रधारा बेस कैंप धर्मशाला किया। 7 अप्रैल 2023 में 12,000 फीट पर स्थित तुंगनाथ और 13,000 फीट पर स्थित चंद्रशिला शिखर फतह की। 6 नवंबर 2017 को जन्मी नंदा ऑल सेंट्स कॉलेज में कक्षा 1 में अध्ययनरत छात्रा हैं। तो चंद्रशिला चोटी जो है किधर है? तुंगनाथ के पास है और ये 13,000 फीट ऊंची है और तुंगनाथ जो है 12,000 फीट ऊंचा है। तो यहाँ पे जो है ये नंदा देवी एक लड़की है 5 साल की जिसने ये चोटियाँ फतह की हैं। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 से 2022 तक। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट 2018 से 2022 सरकार को सौंप दी है। आम जनता के लिए इस आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे पहले आयोग की ओर से वर्ष 2011 से वर्ष 2018 के मध्य राज्य में पलायन की स्थिति पर सरकार को प्रथम रिपोर्ट सौंपी गई थी। पलायन के लिहाज से पहली रिपोर्ट के आधार पर तुलनात्मक स्थिति इस बार बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से सितंबर 2022 तक राज्य के 92 विकास खंडों की 6,436 ग्राम पंचायतों में से कुल 3,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया, जबकि 77 ब्लॉक्स के 2,067 गाँवों में से कुल 28,631 लोगों ने स्थायी पलायन किया। और अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में सबसे ज़्यादा हुआ है अस्थायी पलायन। देखो 2 तरह का पलायन होता है, एक अस्थायी पलायन, एक स्थायी पलायन। स्थायी पलायन का मतलब होता है कि वो जगह छोड़ के चले गए, और अस्थायी पलायन के लिए होता है कि कुछ समय के लिए गए पर परिवार उधर ही है, वापस लौट के आ रहे हैं। तो अस्थायी पलायन जो है पहाड़ों में ज़्यादा हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में हुआ है, फिर टिहरी में, फिर पौड़ी में। और राज्य के सबसे अधिक अस्थायी पलायन 3 जिलों में हुए हैं, अल्मोड़ा ज़िले में, टिहरी ज़िले में और पौड़ी ज़िले में। देहरादून, चंपावत, बागेश्वर के गांव में कम पलायन हुआ है, जबकि हरिद्वार के रुड़की ब्लॉक में मात्र 6 गांव में सबसे कम पलायन हुआ है। अब जो है US नगर और देहरादून में भी सबसे कम स्थायी पलायन हुआ है। बीते वर्ष, यह स्थायी पलायन की बात हो रही है, बीते वर्ष US नगर और देहरादून के गाँव में अन्य जिलों की अपेक्षा कम पलायन हुआ है। स्थायी पलायन के मामले में भी अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी सबसे आगे हैं। तो ठीक है, तो अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी जो है इनमें अस्थायी पलायन भी सबसे ज़्यादा हुआ है और स्थायी पलायन भी सबसे ज़्यादा हुआ है। पलायन से सबसे अधिक प्रभावित जिले अल्मोड़ा के ब्लॉक ताड़ीखेत एवं दौराहाट और टिहरी के ब्लॉक जखाणी, धार व प्रतापनगर गांव से सर्वाधिक पलायन हुआ है। आजीविका का मुख्य स्रोत हुआ है खेती बागवानी।
पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीणों की आय का मुख्य साधन कृषि है, बागवानी और पशुपालन। कृषि, बागवानी, पशुपालन। सर्वेक्षण के अनुसार 45% लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं। रोजगार का सबसे दूसरा बड़ा जरिया मनरेगा की योजना है। तो सबसे पहला क्या है? कृषि, पशुपालन और बागवानी, और दूसरा क्या है? मनरेगा की योजना। गांव में योजना से 22% लोग रोजगार पा रहे हैं। गांव में सरकारी नौकरियों में मात्र 8% लोग हैं। सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? ओनली 8%। जबकि 9% लोग स्वरोजगार व अन्य साधन चला रहे हैं और 16% ग्रामीण जो है मजदूरी कर आजीविका चला रहे हैं। ठीक है, तो आजीविका के हिसाब से क्या है? सबसे ज़्यादा आजीविका कृषि के द्वारा कर रहे हैं, बागवानी, कृषि और डेयरी से, पशुपालन से। फिर सेकंड हाईएस्ट है मनरेगा की स्कीम। फिर उसके बाद है थर्ड, फिर मजदूरी है, और थर्ड के बाद फोर्थ है स्वरोजगार, और फिर सबसे कम सरकारी योजना का 8% है। राज्य में अस्थायी पलायन का जिलावार विवरण समझाया गया है। तो सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में सेकंड नंबर पे टिहरी, थर्ड नंबर पे पौड़ी, फिर हरिद्वार। तो ये शुरुआत के हम 4 राज्य याद कर लेंगे। नंबर 1 पौड़ी, सब नंबर 1 अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद टिहरी, अल्मोड़ा के बाद टिहरी, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार। ये किसके बाद है? अस्थायी पलायन। अस्थायी पलायन मतलब लौट के आ रहे हैं। अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार। और स्थायी पलायन में अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल। हरिद्वार की जगह नैनीताल है। अस्थायी स्थायी पलायन, स्थायी पलायन मतलब बिल्कुल छोड़ के चले आ रहे हैं, तो नैनीताल है। और अगर हम सबसे कम देखते हैं तो अस्थायी पलायन सबसे कम देहरादून में है, और स्थायी पलायन सबसे कम उधम सिंह नगर में है। और रिपोर्ट के अनुसार गत 4 वर्षों में राज्य के 24 और गांव पूरी तरह से निर्जन हो चुके हैं। 24 और गांव पूरी तरह से निर्जन, इसमें सीमांत के 12 गांव भी शामिल हैं। इस तरह उत्तराखंड में भूतहा गांव की संख्या 1726 पहुंच गई है। भूतहा गांव क्या होता है? जिस गांव में कोई नहीं रहता। तो ऐसा माना जा रहा है कि बीते 4 सालों में उत्तराखंड में 24 गांव और भूतिया गांव हो गए, जिसमें सीमांत गांव 12 हैं और 1726 भूतहा गांव हैं। और वहीं 398 गांव ऐसे हैं जहाँ लोग पलायन कर बस गए हैं। स्थायी पलायन में गिरावट है। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस एस नेगी। पलायन आयोग के हेड हैं डॉक्टर एस नेगी ने बताया 2008-18 की अवधि में 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया था। जबकि 2018-22 की अवधि में ये संख्या कितनी है? 3,07,340। इस तरह प्रथम 10 सालों में 1,18,984 लोगों ने अस्थायी पलायन किया, जबकि पिछले 4 वर्षों में स्थायी पलायन करने वालों की संख्या 28,000 रही है। वार्षिक आधार की तुलना में स्थायी पलायन की संख्या 40% कम आकी गई है। पहले 10 वर्षों में 70.3 की तुलना में पिछले 4 वर्ष 76.94 लोगों ने उत्तराखंड राज्य के भीतर ही पलायन किया है। इससे 53.33 ने अपने पास के शहर पर या अपने जिला मुख्यालय में पलायन किया है।